नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आए दिन हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर ये खबरें सुनते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का गलत दुरुपयोग करने से दुरुपयोग या गलत प्रयोग करने से जो संयुक्त परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, वो तोड़ी जा रही हैं। और ये भी सवाल कई उठते हैं कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस कानून का मीन्स इन्वोक करके क्या कोई महिला अपने जेठ या देवर या ससुर से मेंटेनेंस या रेजिडेंशियल ऑर्डर जो है वो ले सकती हैं। तो रेजिडेंशियल ऑर्डर मीन्स कि कोई रेंट या कोई मकान या कोई शेयर हाउस होल्ड है जिसमें जो संयुक्त महिला उस परिवार में आई हैं, तो क्या वो अपने से जो जेठ हुए चाहे देवर हुए चाहे ससुर हुए उनसे क्या अलग से मकान या फिर कोई शेयर हाउस होल्ड है उसमें से कोई जो पोर्शन है तो वो क्लेम कर सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस कानून में। और क्या फिर उन्हीं से मीन्स ससुर या जेठ या देवर से मंथली मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो इस सब के बारे में जानकारी का मीन्स कुछ भी कमेंट करने से पहले हम जो मौजूदा जो कानून है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो कानून जो बनाया पास हुआ था 2005 में, और ये कानून का नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जैसे कि नाम ही बताया जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए ही बनाया गया कानून है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द मेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो मींस वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। तो अब इसके जो सेक्शंस हैं वो अरेंज किए गए हैं। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं, कोई भी एक्ट होता है उसकी एक प्रीलिमिनरी पार्ट में डेफिनेशंस होती है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। डेफिनेशन में जो एग्रीवेट पर्सन कौन होता है उसके बारे में बताया गया है। पहले एग्रीवेट पर्सन के बारे में बताया गया है। एग्रीवेट पर्सन मीन्स कौन पर्सन जो है जो वो कंप्लेंट या केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्ट है वो साफ साफ कहता है कि मीन्स एनी वुमेन, कोई भी जो महिला है जो भी किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के में एक रिस्पोंडेंट के साथ रही है और उन्होंने जो एलिगेशन लगाई है कि उनके किसी प्रकार की जो घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस हुई है बाय द रिस्पोंडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो रिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया गया है। तो और जो एग्रीवेट पर्सन है वो सिर्फ महिला के लिए माना गया है। जो एक्ट है, जो कानून यही कहता है कि एग्रीवेट पर्सन सिर्फ महिला हो सकती है। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो वर्ड यूज किया गया, रिस्पोंडेंट वर्ड कौन हो सकते हैं। तो देखिए अब रिस्पोंडेंट वर्ड यहाँ पर जो बताया गया है उसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। रिस्पोंडेंट को किस तरीके से ये एक्ट है वो डिफाइन करता है। और यहाँ पर देखिए रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन यहाँ बताई है सेक्शन 2Q के अंदर बता रखी है। तो वो ये बताती है कि कोई भी एनी अडल्ट मेल पर्सन, तो कोई भी मेल पर्सन हो वो जो कि अडल्ट हो और जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो एग्रीवेट पर्सन के साथ। तो मीन्स एंड अगेंस्ट हुम एग्रीवेट पर्सन ने रिलीफ मांगी हो इस एक्ट में। तो ये कानून ये कहता है कि कोई भी जो महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो तो वो सिर्फ अडल्ट मेल का ही बताया गया है यहाँ पे। तो अडल्ट मेल के अंदर जैसे कोई भी महिला शादी करके घर में आती हैं तो यहाँ पर जो अडल्ट मेल कौन से हुए, उनके अडल्ट मेल हो सकते हैं पति तो है ही हैं, और फिर उसके साथ जो हुए जेठ हुए या फिर उनके देवर हुए, और देवर उनकी उम्र 18 साल से अबव है, और या फिर ससुर हुए। तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो अडल्ट मेल की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन जो दी गई है वो बताया गया है कि सिर्फ वो अडल्ट मेल ही हैं वो इस दायरे में आएंगे। और एग्रीवेट पर्सन का जो डेफिनेशन दी गई है, एग्रीवेट पर्सन वो है जो कंप्लेंट फाइल करेंगी, मीन्स वुमेन
जो कोई भी महिला चाहे वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप रिस्पोंडेंट के साथ रह रही हो। तो अब यहाँ पर वो सवाल उठता है कि कोई भी महिला आप जो भी संयुक्त परिवार में जाएगी तो डोमेस्टिक रिलेशन में रहेंगी, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो और पति के अलावा। तो मीन्स पति के साथ साथ ये सब लोग भी अडल्ट मेल की श्रेणी में आते हैं। तो इनको भी वो, अगर महिला ने कह दिया कि किसी प्रकार की हिंसा हुई है, क्योंकि यहाँ पर एलिजेस वर्ड यूज किया गया है कि अगर किसी महिला ने भी ये कह दिया कि इनके साथ घरेलू हिंसा हुई है और वो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही हैं, तो वो सब जो भी लोग हैं इनका नाम सूची में डाला जाएगा, वो एक रिस्पोंडेंट की श्रेणी में आएंगे। तो अब यहाँ पर बताया है कि एक प्रोविजन भी बताया गया है कि अगर कोई एग्रीगेट वाइफ हो चाहे फीमेल लिविंग इन रिलेशन में रह रही हो इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो मे आल्सो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। तो यहाँ पर ये भी बताया कि कोई भी एग्रीगेट वाइफ हो चाहे फीमेल हो, वो रिलेशनशिप में भी रह रही हो, चाहे वो मैरिज इन द नेचर ऑफ द मैरिज में हो, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और मेल पर्सन के खिलाफ। तो अब ये सारी तो बात हुई एग्रीगेट पर्सन की और रिस्पोंडेंट की। अब ये क्या क्या क्लेम ले सकती है, तो देखिए क्लेम जो है वो यहाँ पर डिफाइंड है, वो बताया गया है। वो एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर बताया गया है, अगर कोई भी महिला जो मजिस्ट्रेट है, अगर वो एग्रीगेट पर्सन जो है मीन्स जो महिला है वो मीन्स कंप्लेंट दाखिल करती हैं रिस्पोंडेंट के खिलाफ, रिस्पोंडेंट चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो पति हो, तो उसके बाद अगर वो कंप्लेंट फाइल करती हैं सेक्शन 12 के तहत, तो मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। और अगर उनको प्राइम फेशिया केस लगता भी होगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हुई है इस किसी प्रकार की, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर एग्रीगेट पर्सन के फेवर में फाइल में दे सकते हैं और रिस्पोंडेंट को रोक सकते हैं किसी प्रकार की भी डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए, और entering the place of employment of the aggrieved person, or if aggrieved person is a child or school or any other person frequent or any other place frequented by the aggrieved person। तो ये तो था एक तरह का प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये जो कि जायज भी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है दूसरे ऑर्डर्स के बारे में। दूसरा ऑर्डर जो है वो है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर क्या है कि वो सेक्शन 19 के अंदर डिफाइंड है। अगर कोई भी महिला एप्लीकेशन लगाती है सेक्शन 12 के तहत, तो मजिस्ट्रेट जो है अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं किसी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो वो एक रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब वो रेजिडेंस ऑर्डर में क्या होगा, रेजिडेंस ऑर्डर में रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाएगा कि किसी प्रकार से आप रोक नहीं सकते, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो जेठ हो, कि या तो उनको डिस्पोजेस नहीं कर सकते महिला को उनके घर से इन एनी मैनर, या फिर उनकी जो पोजेशन में जो भी एग्रीगेट पर्सन है कि जैसे किसी रूम में रह रही हैं, जो एक मकान है, बड़ा सा मकान है, तो वो चाहे वो ससुर के नाम हो, चाहे वो जेठ के नाम हो, चाहे वो देवर के नाम हो, वो अगर महिला कंप्लेंट दाखिल करती है किसी प्रकार की डोमेस्टिक घरेलू हिंसा हुई है, तो मजिस्ट्रेट की पूरी पावर है कि वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको डिस्पोजेस नहीं कर सकते, आप इनको घर से नहीं निकाल सकते, चाहे वो इसमें यहाँ पर बताया है कि वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट हैज ए लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड, चाहे वो रिस्पोंडेंट का उसके ऑनर भी नहीं हो। मान लीजिए वो किसी के मीन्स जो ससुर देवर या जेठ के साथ रह रही हैं और उन्होंने एक रेजिडेंस ऑर्डर मजिस्ट्रेट में पास कर दिया है, चाहे वो किराए का मकान ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी भी ना हो ससुर की, लेकिन यहाँ पर उस महिला को डिस्पोजेस नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट भी बताया गया है, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर हाउस। अब यहाँ पर ये सुनने के रहा है कि ये जो कानून का जो इंटरप्रिटेशन ये बताता है, अगर महिला ने किसी से मतलब ससुर, जेठ, पति या फिर देवर, इनके खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है, और मजिस्ट्रेट यहाँ पर पूरी पावर भी रखते हैं कि वो रिस्पोंडेंट को कह सकते हैं कि आप अपने इस शेयर्ड हाउसहोल्ड से अपने आप को रिमूव कर लीजिए।
तो मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में आती हैं शादी करके, तो वो अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, चाहे शेयर हाउस होल्ड है, कोई भी है, अगर वो उसका चाहे वो प्रॉपर्टी मान लीजिए वो उनके किसी जेठ की है, तो कोर्ट को लगता है कि किस प्रकार की घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो जेठ को डायरेक्शन दे सकती हैं कि आप उस प्रॉपर्टी से अपने आप को रिमूव कर लें, मीन्स आप कहीं और कहीं जाकर रहें, आप इस प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी अदर रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर हाउसहोल्ड इन विच द एग्रीड पर्सन रिसाइड्स। तो यहाँ पर ये पार्ट ये कहता है, मान लीजिए कोई फ्लोर है, उसके मीन्स मान लीजिए एक मकान है, उसके 2 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए एग्रीवेट पर्सन महिला ने ऑक्युपाई किया है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर होगी कि वो मना कर सकते हैं ससुर जेठ जैसे या फिर पति को कि आप फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री नहीं ले सकते। कि किसी भी ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, तो ये किसी चाहे वो बड़ा मकान हो चाहे छोटा हो, जहाँ तक वो महिला रह रही हैं, तो आप वो मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी कि वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी में जो है वो नहीं घुस सकते, रिस्ट्रेंट के वर्ड यूज किया नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बताया एलिनेटिंग और डिस्पोजेसिंग ऑफ द शेयर हाउस होल्ड इनकम्बरिंग द शेयर। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट को रोका भी जा सकता है कि आप अपना कल को वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चलो हमने नहीं रहना यहाँ पे, हमारे पर केस लगा है, तो यहाँ पर कोर्ट की पूरी पावर होगी, उस रिस्पोंडेंट को निर्देश दे सकती है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते या फिर एलिनेट भी नहीं कर सकते। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम renouncing his rights in the shared household except with the leave of magistrate। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी की भी हो, चाहे वो ससुर की प्रॉपर्टी हो चाहे जेठ की हो, अगर वो शेयर किसी को देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर होगी कि वो अपना जो शेयर है वो जिसपे वो महिला रह रही है, तो वो आप रिनाउंस भी नहीं कर सकते। ये कानून की ये कहता है। और एफ पार्ट क्या कहता है? एफ पार्ट ये कहता है कि directing the respondent to secure the same level of alternative accommodation for the agreed person as enjoyed by her in the shared household or to pay the rent if the circumstances so required। अब जब ये महिला को लगता है कि इस मकान में रहना उनके लिए ठीक नहीं है, तो मान लीजिए वो जिनके साथ भी डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही हैं, तो यहाँ पे जितने भी रिस्पोंडेंट होंगे उनको वो निर्देश दे सकती है कि आप एक और मकान जो है सेम अकोमोडेशन टाइप का, जो बंगला में रह रही है तो बंगले की वो इंटाइटलमेंट पे रहेगी, अगर फ्लैट में रह रही तो फ्लैट की इंटाइटलमेंट में सेम लेवल इक्विटेबल लेवल पे आपको मकान देना होगा जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है। अगर मकान नहीं दिलवा सकते तो वो मान लीजिए जो कोई बंगले में रह रही है उसका बंगला का जो रेट है लाखों में है, तो उसी अमाउंट का जो रेंट होगा वो महिला को देना होगा। अब यहाँ पर कहा है, एक छूट ये दी गई है कि नो ऑर्डर क्लास बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज वुमेन। तो सिर्फ यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशन में जाहिर है वो देवर के साथ रह रही है तो उनकी देवरानी भी होगी, जेठ के साथ रह रही है उनकी जेठानी भी होगी, ससुर के साथ रह रही है तो सास भी होगी। तो यहाँ पर ये बताया कि जो इस प्रकार का रेजिडेंस ऑर्डर है सिर्फ मेल पर्सन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। उनकी जो कोई भी फीमेल है, चाहे वो ननद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे देवरानी हो, उनके ऊपर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ बाइंडिंग होगा सिर्फ अडल्ट मेल को, उन्हीं को ही मकान जो है वो प्रोवाइड करना होगा अगर महिला उस मकान में नहीं रहती है। तो ये तो था रेजिडेंस ऑर्डर का। अब इससे ऊपर बेसिस पे आप खुद अपना इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अगला है मॉनेटरी रिलीफ। तो जैसे आप जानते हैं 125 सीआरपीसी के अंदर चाहे और 24 एचएमए के अंदर सिर्फ हस्बैंड को ही मॉनेटरी रिलीफ मींस मेंटेनेंस है वो देनी पड़ सकती है। लेकिन इस कानून में हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया, सिर्फ रिस्पोंडेंट का वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसे भी कई जजमेंट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि ब्रदर इन लॉ को मेंटेनेंस जो है माननीय कोर्ट ने कहा कि वो विडो जो है मींस जो विडो है उनको आप मंथली मेंटेनेंस दें। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी रिलीफ है वो सिर्फ हस्बैंड तक ही सीमित नहीं है। ये मौजूद इस कानून में जो भी अडल्ट मेल है, चाहे वो देवर हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो ससुर हो, उनको भी मॉनेटरी रिलीफ है वो प्रोवाइड करानी होगी।
अब यहाँ पर क्या कहता है, एक्ट को पढ़ लेते हैं हम। ये एक्ट कहता है सेक्शन 20, अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 12 के अंदर फाइल की गई है, मजिस्ट्रेट जो है वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो मॉनेटरी रिलीफ जो है, जो एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली जिनके भी महिला के मंथली इनकर्ड एक्सपेंसेस हैं, वो उनको दें। अगर वो एक महिला जिनके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही है और उन्होंने एक एलिगेशन लगाई है इस प्रकार की हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, जिससे उनकी कोर्ट ने कहा इससे जो मॉनेटरी रिलीफ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा कि उनकी अर्निंग की लॉस हुई है, जब मेडिकल एक्सपेंसेस हुई है, जहाँ पे किसी प्रकार की जो कंट्रोल से जो है एग्रीवेट पर्सन की मींस लॉस हुई है, हानि हुई है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि 125 में तो सिर्फ हस्बैंड को देनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये रिस्पोंडेंट तक सीमित रखा गया है। इसमें रिस्पोंडेंट में जितने भी, चाहे वो जॉइंटली हो चाहे सेपरेटली हो, मीन्स अगर मान लीजिए जेठ देवर या ससुर हैं उनको और पति हैं, उनको मंथली मेंटेनेंस देने को कहती है। अगर डायरेक्शन देती है कि सब रिस्पोंडेंट देंगे, मान लीजिए किसी की इनकम नहीं है, चाहे अगर वो हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, तो ऐसे में जो मंथली मेंटेनेंस है वो जिनको रिस्पोंडेंट बनाया है उनको मॉनेटरी रिलीफ देना होगा। मेंटेनेंस नहीं कहेंगे, यहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ देना होगा, वो चाहे वो एप्रोप्रिएट लमसम हो या फिर मंथली पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस हो, एज अ नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। वो डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे आप लमसम दो, ये सब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो इस सेक्शन से आप खुद अपना इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।